अगर बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगिंग में बात की जाए सिंगर्स की तो मोहम्मद रफ़ी जी का नाम पहले नंबर पर आता है। उनकी मधुर और दिलकश आवाज़ हर एक के मन को मंत्रमुग्ध कर देती थी और हर एक उनकी सराहना किए बिना नहीं रह सकता था। दरअसल उनकी आवाज़ में एक ऐसी मिठास थी, एक ऐसा जादू था कि वो हर एक को कायल कर लेता था। जहाँ पे मेल सिंगर्स में मोहम्मद रफ़ी साहब का कोई जवाब नहीं था, कोई साहनी नहीं था उनका और वहीं पे फीमेल सिंगर्स में लता मंगेशकर जी पहले नंबर पर आती थी और 60 का दशक एक ऐसा दशक था जहाँ पे सभी संगीतकार, सभी निर्माता, निर्देशक अपनी फ़िल्मों में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की जोड़ी से ही ड्यूट गाने गवाना पसंद करते थे और ये गाने होते भी इतने ज़्यादा सुपर डुपर हिट थे के संगीतकारों का तो जो होता है वो संगीत हिट हो जाता था। तो इस तरह ये वो ज़माना था जब संगीतकारों का संगीत हिट होता था और गाने भी चल जाते थे, तो उन गानों का पूरा जो हक होता था, रॉयल्टी होती थी, वो सिर्फ़ संगीत कंपनियों और फ़िल्म के निर्माता या निर्देशकों को ही मिलती थी। लेकिन फिर थोड़ा विरोध करने के बाद संगीतकारों ने जब इस बात का विरोध किया कि उनके गानों में जो धुनें उन्होंने बनाई हैं, उनमें उनको भी थोड़ी रॉयल्टी मिलनी चाहिए, तो फिर संगीतकारों को भी इस बात का जो था फ़ायदा मिलने लगा और उनको भी अपना हिस्सा मिलने लगा रॉयल्टी के रूप में। तो इस तरह सिंगर्स को कुछ नहीं मिलता था। सिंगर जो फ़ीस अपनी लेते थे गाने के लिए, उनको वही फ़ीस जो थी उनकी एक उनका मेहनताना होती थी गाने में और उनका गाने पे कोई हक नहीं होता था। तो इस तरह लता मंगेशकर जी पहली ऐसी सिंगर्स थी जिन्होंने इस बात की माँग की कि अगर संगीतकारों को उनके गानों के, उनकी संगीतक धुनों के रॉयल्टी मिलती है, तो फिर जो है गायकों को क्यों नहीं मिलती? उनका भी तो गाने पर उतना ही हक है। तो इस तरह लता मंगेशकर जी ने ये मुहिम चलाई बॉलीवुड में कि जो है सिंगर्स हैं उनको भी उनका हक मिलना चाहिए, उनको रॉयल्टी मिलनी चाहिए। लेकिन देखिए क्योंकि कोई भी अपना हक जो है अपनी आमदनी वो नहीं छोड़ना चाहता होता है, तो इस बात का संगीतकारों ने और जो है संगीत कंपनियों ने विरोध किया काफ़ी। तो जब ये बात काफ़ी बढ़ने लगी और कोई भी जो है सिंगर्स की बात नहीं मानने लगा तो फिर लता मंगेशकर जी ने कहते हैं कि एक बड़ा फ़ैसला लिया और सभी जो है इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री के बड़े-बड़े सिंगर्स हैं, उनको बुलाया। उन्होंने मोहम्मद रफ़ी जी से बात करनी चाहिए, लेकिन मोहम्मद रफ़ी जी ने इस बात का विरोध किया। मोहम्मद रफ़ी जी का कहना था कि जो एक बार उन्होंने जो गाना गा दिया, उसके बाद उस गाने पर उनका कोई हक नहीं है और ये माँग करनी भी असल में एक लालच है, उनका ये कहना था। दरअसल मोहम्मद रफ़ी जी के इस बारे में कहा जाता था कि मोहम्मद रफ़ी साहब पैसे के मामले में बिल्कुल फ़कीर किस्म के थे, उनको पैसे का बिल्कुल कोई लालच नहीं होता था। तो जब लता जी ने ये माँग उठाई तो मोहम्मद रफ़ी जी ने तो फ्रैंकली इस बात का विरोध किया कि नहीं मुझे नहीं लगता क्योंकि उनके कुछ उसूल होंगे और उनको लगता था कि जो जो पैसा, जो मेहनताना जो फ़ीस उनको एक बार गाने के लिए मिल गई, वो उसी से संतुष्ट हैं और उनको उसी से संतुष्ट होना चाहिए। लेकिन लता जी को ऐसा नहीं लगता था, उनको लगता था कि गाने पर उनका भी हक है, अगर बाकी के लोग रॉयल्टी के रूप में संगीतकार अपना हिस्सा लेते हैं, तो वो क्यों अपना हिस्सा छोड़े? तो इस तरह लता जी ने कहते हैं कि किशोर कुमार, मुकेश, मन्ना डे और तलत महमूद जैसे बड़े-बड़े सिंगर्स की एक बड़ी मीटिंग बुलाई, जिसमें इस बात का, इस मुद्दे का जो कोई ना कोई हल ढूँढने की कोशिश की जानी थी। और कहते हैं कि इस मीटिंग में मोहम्मद रफ़ी जी को भी बुलाया गया, उन्होंने भी हिस्सा लिया और क्योंकि दोनों में मतभेद था मोहम्मद रफ़ी जी का कुछ और सोचना था और जो है लता मंगेशकर जी का कुछ और सोचना था। लेकिन यहाँ पे बड़ी बात ये थी कि दोनों ही दिग्गज सिंगर थे बॉलीवुड के। लता मंगेशकर भी फीमेल सिंगर्स में सबसे बड़ी थी और मोहम्मद रफ़ी जी मेल सिंगर्स में सबसे ऊपर थे। तो इस तरह कहते हैं कि जब दोनों के मतभेद होने लगे, तो उस वक़्त उस मीटिंग में दोनों में काफ़ी बहस भी हो गई। इस बात को लेकर और मोहम्मद रफ़ी जी यूँ तो किसी के साथ वो बहस करते नहीं थे किसी मामूली बात पर, लेकिन क्योंकि ये बात असूलों की थी और उनको लगता था कि ये बात जो है बिल्कुल लालच है एक सिंगर के लिए क्योंकि वो शायद उनके असूल कुछ और होंगे। क्योंकि आजकल तो हर कोई सोचता है कि अगर मेरा कुछ हिस्सा बन सकता है, कुछ मुझे मिल सकता है तो क्यों ना मिले, लेकिन वो ज़माना कुछ और था। उस टाइम पे शायद जो थे
कुछ गायक मोहम्मद रफ़ी जैसे वो जो थे गायकी को एक प्रोफ़ेशन नहीं बल्कि एक भक्ति मानते थे। उनके लिए एक जो गायकी थी वो एक जो है एक उनका जो प्रोफ़ेशन था, एक पैशन था उनके लिए। तो वो इस बात के लिए बिल्कुल रज़ामंद नहीं थे। तो कहते हैं कि उस दौरान काफ़ी बहस हुई उन दोनों के बीच और फिर मनमुटाव बढ़ने लगा और फिर दोनों ने एक-दूसरे के साथ गाना कभी भी ना गाने का फ़ैसला किया और लता जी ने भी साफ-साफ सभी संगीतकारों से कह दिया कि जो है रब मोहम्मद रफ़ी जी के साथ मुझे कोई भी गाना ना गाने को दिया जाए। तो इस तरह इस बात से जो बाकी के सिंगर थे वो बहुत हैरान थे कि ये क्या हो रहा है? 2 बड़े दिग्गज सिंगर इंडस्ट्री के एक-दूसरे के साथ ऐसे मनमुटाव में जो बैठे हुए थे। लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते थे क्योंकि फ़िल्म इंडस्ट्री के 80% गाने तो मोहम्मद रफ़ी जी और लता मंगेशकर ही गाते थे। बाकी सिंगर्स को तो बहुत ही कम जो बचे हुए गाने होते थे वो मिलते थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि उसके बाद जो थे इन दोनों ने एक-दूसरे के साथ गाना बंद कर दिया और लगातार 4 साल तक इन दोनों ने एक-दूसरे के साथ कोई गाना नहीं गाया। ये समा था 1963 से लेकर 1967 तक। लेकिन फिर संगीतकारों को काफ़ी जो था इस बात का खमियाज़ा भुगतना पड़ा क्योंकि संगीतकारों के गाने पिटने लगे थे क्योंकि बहुत सारी फ़िल्में आजकल तब भी ऐसा ही होता था भारतीय फ़िल्मों में क्योंकि एक्स ऐसा होता ही है क्योंकि बहुत सारी फ़िल्में गानों के दम पर ही चलती थी। तो जब इन दोनों सिंगर्स ने गाना बंद कर दिया, मोहम्मद रफ़ी जी और लता जी ने एक-दूसरे के साथ और जो गाने लता जी के ऊपर फ़िल्म जो लता जी ने गाने होते थे, उनमें वो मोहम्मद रफ़ी जी के साथ नहीं गाती थी। तो इस तरह जो गाने थे, जो गाने का एक संगीत होता था, वो बहुत प्रभावित होता था इस बात से क्योंकि बहुत सारे गाने ऐसे थे उस टाइम के जो मोहम्मद रफ़ी जी के लिए ही संगीतकारों ने तैयार किए होते थे। तो उनको भी बहुत मुश्किल आ रही थी। तो क्या हुआ 1967 में एक संगीतक समारोह रखा गया था एसडी बर्मन के लिए। तो उस दौरान सभी संगीतकारों ने ये निर्णय किया कि किसी न किसी तरह इन दोनों सिंगर्स को, इन दोनों दिग्गज सिंगर्स को मिलाया जाए, इन दोनों को जो इनके मनमुटाव हैं उनको ख़त्म किया जाए। तो कहते हैं कि दोनों सिंगर्स को राज़ी किया गया। कि वो एक जो ये संगीतक समारोह हो रहा था उसमें परफ़ॉर्म करें, तो इस तरह हम दोनों सभी जो है संगीतकारों के कहने पर राज़ी हो गए और इस समारोह में दोनों ने गाने भी गाए। दिल पुकारे गाना जो था वो दोनों ने गाया। तो इस तरह जो था फिर से जो है इन 2 लोगों ने एक-दूसरे के साथ गाना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद मोहम्मद रफ़ी साहब का जब देहांत हुआ, तब उनके निधन के बाद लता जी ने ये दावा किया था कि वो मोहम्मद रफ़ी जी के साथ कभी ना गाती। अ, वो इसीलिए गाने के लिए तैयार हो गई थी कि मोहम्मद रफ़ी जी ने उनको खुद चिट्ठी लिखकर उनसे माफ़ी माँगी थी। तो इस दावे को झूठ बताते हुए मोहम्मद रफ़ी जी के बेटे शाहिद ने ये कहा था कि ये जो लता जी कह रही हैं वो सच नहीं है और अगर ये सच है तो वो चिट्ठी दिखाएँ जो उन्होंने चिट्ठी लिख के माफ़ी माँगी थी जिसमें। लेकिन अगर वो चिट्ठी ना दिखा पाईं तो मैं उनके खिलाफ मानहानि का केस करूँगा, उनका ये कहना था। लेकिन हालाँकि लता मंगेशकर जी ने भी वो चिट्ठी नहीं दिखाई जिसमें उन्होंने दावा किया था कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने चिट्ठी लिखकर उनसे माफ़ी माँगी है और ना ही उनके बेटे मोहम्मद रफ़ी जी के बेटे शाहिद ने उनके खिलाफ कोई मानहानि का केस किया। बहरहाल ये एक किस्सा था जो कि उस टाइम के 2 दिग्गज सिंगर्स के बीच हुए मतभेद को बयान करता था कि कैसे अपनी करियर के चरम सीमा पर दोनों सिंगर्स के बीच मतभेद आ गए, जिसके कारण संगीतकारों को काफ़ी दिक्कत हुई और किस तरह उन्होंने जो था एक योजना बनाकर दोनों सिंगर्स को के मनमुटाव को दूर करने की कोशिश की और वो समय था जब संगीत समारोह में एसडी बर्मन के लिए जो संगीत समारोह हो रहा था, उसमें दोनों को एक साथ गवाने की कोशिश की गई।